हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको रिलेशन बताया था स्टोइकियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में। आज हम आपको बता रहे हैं रेट कांस्टेंट के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग और रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट। तो बच्चों, आज हम आपको रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए कुछ बातें बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा, मान लो सपोज दैट कोई रिएक्शन है N1A प्लस N2B, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपका बनाती है M1C और M2D। ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में N1, N2, M1, M2 यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जैसा कि आपको पता है, इस रिएक्शन के अंदर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और हम बात करते हैं रिएक्शन के अंदर दिस इज़ द रिएक्टेंट, ये आपके रिएक्टेंट होते हैं, ये आपको पहले से पता है। C और D ये आपके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर आपके पास बच्चों N1, N2, M1, M2 ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो बच्चों, अब इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट लॉ लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यानी कि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या कहता है बच्चों, ये नियम ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होती है, किसी भी रिएक्शन का जो वेग होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया का जो वेग है वो उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लिखूं, यानी कि वेग लिखूं, वेग बोले तो रेट, ठीक है, तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B। और कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर हम यहाँ x मानेंगे और B की पावर यहाँ पर हम y मानेंगे। तो बच्चों, x और y यहाँ पर जो हैं वो वैसे तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी कि N1 और N2, बट ये वास्तव में इनका जो सम होगा वो आपके यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेगा। यानी कि x और y इनकी जो वैल्यू है वो N1 और N2 के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। तो मोस्टली तो x एंड y में बी इक्वल टू N1 एंड N2, ठीक है ना। तो x और y की जो वैल्यू है बच्चों वो N1 और N2 के इक्वल हो सकती है। यानी कि x और y जो हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट, ए और बी का एक्टिव मास। अब एक्टिव मास यानी कि सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, वास्तव में सक्रिय द्रव्यमान हम सांद्रता को ही बोलते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन को ही बोलते हैं, ठीक है। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B। यहाँ दो रिएक्टेंट हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये प्रोपोर्शनल यहाँ पर हटेगा, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज K, वो होता है K। तो K इंटू A की पावर x एंड B की पावर y। मैंने आपको जैसा बताया x और y स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है N1 और N2, और x और y का जो सम आएगा, x और y का जो सम होगा वो होगा बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n इज इक्वल टू, n है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू x प्लस y,
यानी कि x और y का जो सम होगा, x और y का जो योग होगा वो n के इक्वल आएगा। और ये हमेशा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो x और y का जो सम है, यानी कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग व्यंजक होता है, दैट इज़ द वेग व्यंजक, रेट लो एक्सप्रेशन, इसको हम बोलते हैं वेग व्यंजक, यानी कि रेट लो एक्सप्रेशन। ये बच्चों आपका रेट लो एक्सप्रेशन है। तो वास्तव में हमने यहाँ पर बच्चों रिएक्टेंट लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रेट डिसाइड होगी वो रिएक्टेंट से होगी। तो हम यहाँ रिएक्टेंट का अगर इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करें तो माइनस का डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर का मतलब है यहाँ पर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा कमी आती है, तो हम रेट लिखते हैं माइनस का डी आर अपॉन डी टी, जो कि इक्वल हो जाएगा बच्चों के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। दिस इज़ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन कहलाती है रेट लो एक्सप्रेशन या फिर रेट लो, ठीक है ना। इसको कुछ भी बोल दो आप, इसको रेट लो एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो या रेट लो भी बोल सकते हो। तो ये रिएक्शन के लिए यहाँ पर आर रिएक्टेंट है, अगर आपने ए और बी लिया है तो ए और बी आ जाएगा, और आपने ओनली ए लिया है तो ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वापस सुन लीजिए, किसी भी रिएक्शन के लिए आप रेट लो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं उसके रिएक्टेंट को लेकर। ठीक है, तो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है इसलिए 2 लिया, ए की पावर एक्स जो कि n1 के इक्वल हो सकता है, b की पावर y जो कि n2 के इक्वल हो सकता है। x और y का जब आप सम करोगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताएगा, यानी कि अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। तो ये आपका निकल के आता है बच्चों, दिस इज़ द रेट लो। अब अगर हम बात करें कि a की कंसंट्रेशन, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ b, अगर a और b की कंसंट्रेशन को मैं इक्वल कर दूं, और इक्वल भी कितना कर दूं 1, यानी कि यूनिट ले लूं मैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं यूनिट में ले लूं तो बच्चों आपके पास बचता है माइनस का डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। के यहाँ पर एक तरीके से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, यानी कि समानुपाती नियतांक है, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं। तो के बच्चों यहाँ पर एक रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को हम, इसी का दूसरा नाम है बच्चों स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम है विशिष्ट अभिक्रिया वेग, हिंदी में कहते हैं इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी में कर दें, यानी कि 1 कर दें, 1 लीटर 1 ml कुछ भी कर दें, लेकिन यूनिटी में कर दें, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी में कर दें तो बच्चों आपके पास जो रेट आती है, रिएक्शन की जो रेट आती है, वही उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होती है। और रेट कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं वेग स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि विशिष्ट अभिक्रिया का वेग बोलते हैं इसको हम। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनकी यूनिट निकालते हैं कि आखिर इनकी यूनिट कैसे निकाली जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मीज़र करने के लिए निकाली जाती है। तो सबसे पहले हम रेट की यूनिट निकालते हैं। ठीक है, रेट यानी कि वेग, हिंदी में वेग बोलते हैं, इंग्लिश में रेट बोलते हैं। तो वेग होता क्या है, हमें पता है माइनस प्लस, यानी कि या तो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, द चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन डिवाइडेड बाय द चेंज इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम चेंज, जो भी टाइम टेकन लिया गया है आपने, देखो चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड टाइम टेकन इन इट्स चेंज। तो बच्चों यहाँ कंसंट्रेशन, व्हाट इज सी, सी इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज और इस चेंज में लगने वाला टाइम, कंसंट्रेशन में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय। तो ये कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, हिंदी में कहते हैं इसको सांद्रता बटा समय। तो अगर हम सांद्रता बटा समय, तो अगर हम रेट की यूनिट निकालें तो सांद्रता की यूनिट और फिर समय की यूनिट, समय क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्स हो जाएगा। तो वेग यानी कि रेट की जो यूनिट आती है बच्चों, वो आती है सांद्रता की यूनिट और समय की यूनिट का इन्वर्स। ठीक है, ये आपके रेट होती है, ये आपके रेट की यूनिट होती है, मात्रक होता है, मात्रक निकाल रहे हैं बच्चों अपन। ठीक है ना, यूनिट जिसको बोलते हैं। तो बच्चों सांद्रता की यूनिट यानी कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो मोस्टली होती है मोल
लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट मोस्टली, अधिकांशतः, हम ज़्यादातर जब कंसंट्रेशन को जो लेते हैं बच्चों वो लेते हैं मोल लीटर इनवर्स, और समय को हम लेते हैं सेकंड में, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो एक तरीके से रेट की जो यूनिट आती है बच्चों वो आती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यह आपके रेट की यूनिट हो गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब देखो अगर आपको कंसंट्रेशन जो है वो अलग यूनिट में दे रखी है तो वो यूनिट रख देना, और समय अगर आपको मिनट में दे रखा है तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको घंटे में दे रखा है समय तो घंटा यानी कि हावर इनवर्स हो जाएगा। कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स दे रखी है या मोल पर केजी दे रखी है तो मोल केजी भी हो सकती है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कैसे दे रखी है। ठीक है, मेन बेसिक यूनिट आधारभूत जो इकाई होती है वेग की वो होती है सांद्रता समय का इनवर्स। तो सांद्रता की जो यूनिट है बच्चों वो मोल लीटर इनवर्स है, समय की जो यूनिट है वो सेकंड इनवर्स है। इसलिए वेग की जो यूनिट आ जाएगी, किसी भी अभिक्रिया के वेग की जो इकाई आ जाएगी, मात्रक आ जाएगा, वो आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो आपके पास वेग का मात्रक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों किसी भी राशि के लिए वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट कांस्टेंट बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि रेट कांस्टेंट बोलते हैं के को। ठीक है ना, यानी कि के वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक, इसकी इकाई के बारे में हम आपको बताते हैं। तो बच्चों वेग स्थिरांक क्या होता है, अभी हमने देखा कि जो मेन आपका वेग का फॉर्मूला था वेग स्थिरांक का, देखियो माइनस का, देखो जो वेग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इज इक्वल टू होता है के इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। ये आपका वेग का फॉर्मूला होता है, वेग का सूत्र होता है बच्चों जनरल। अगर मुझे के का फॉर्मूला निकालना है तो के का फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा के इज इक्वल टू, यहाँ से वेग अपनी जगह रहेगा, वेग को हम इंग्लिश में रेट कहते हैं, रेट अपनी जगह रहेगी, डिवाइडेड बाय दोनों कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, तो ए की कंसंट्रेशन की पावर एक्स और बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई, ये के का फॉर्मूला आएगा। तो बच्चों हमें यूनिट निकालनी है, यूनिट निकालने के लिए देखो रेट की यूनिट हमें पहले ही पता है। अब नीचे आपको दिया गया है कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ये भी सांद्रता है, ये भी सांद्रता है, तो सांद्रता की पावर एक्स, सांद्रता की पावर वाई। तो मैं जब बेस समान हो, आधार समान हो तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, इनकी पावर ऐड हो जाती है। तो के की जब यूनिट आएगी वो बच्चों यूनिट आएगी एक तो रेट की यूनिट, रेट की जो भी यूनिट होगी डिवाइडेड बाय आपके नीचे कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता की यूनिट, और सांद्रता की यूनिट की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैं रेट की यूनिट, अब मैं बात करता हूँ रेट की यूनिट की कि रेट की यूनिट क्या होती है। रेट की यूनिट मैंने अभी बताया आपको बच्चों सांद्रता समय इनवर्स। तो बच्चों रेट की यूनिट होती है सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन और टाइम इनवर्स, कंसंट्रेशन और ऊपर भी देखो ऊपर भी कंसंट्रेशन और साथ में आपके पास आएगा टाइम इनवर्स। मैं इसको बड़े तरीके से बताऊंगा, और बटा अपॉन में नीचे आपके पास दे रखी है कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई, कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई, ऊपर कंसंट्रेशन की पावर 1 है और नीचे कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई है और ऊपर टाइम इनवर्स है। ठीक है, अब देखो जब ये कंसंट्रेशन पावर x प्लस वाई, इसको हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन की x प्लस वाई जो होता है यानी कि पावर का जो सम होता है उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, तो बच्चों x प्लस वाई को हम n लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पूरी तरीके से लिख के दिखाता हूँ। मेरे पास रेट की यूनिट आई है बच्चों, रेट, मेरे पास k की यूनिट आई है, कंसंट्रेशन की यूनिट इसकी पावर 1, और मेरे पास है टाइम इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई चूँकि हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर होता है n, और ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ये क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अब ये x प्लस वाई को मैं n लिख सकता हूँ, और ये जब ऊपर जाएगा देखिए k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1, और जब ये कंसंट्रेशन की पावर x प्लस वाई की जगह मैं इसकी जगह n लिख दूँ, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, तो 1 माइनस का n आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा टाइम इनवर्स। ये आपका बेसिक यूनिट है बच्चों, ये k की बेसिक यूनिट है, इसको ढंग से समझ लें।
कंसंट्रेशन x प्लस वाई को मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ, ये लो एक स्टेप और बना देता हूँ मैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की पावर n, x प्लस वाई की जगह मैंने n लिख दिया। अब ये ऊपर जाएगा और जब ये ऊपर जाएगा तो तब ये ऊपर माइनस का n हो जाएगा, दो कंसंट्रेशन एक जगह आ जाएंगी। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 और कंसंट्रेशन की पावर n, तो ये माइनस का n है, तो दोनों जब आधार समान हो तो घातें इनकी जुड़ जाती हैं, आपको पता है, इसलिए टाइम इनवर्स। तो आपके पास रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों, अगर अब हम बात करें इसकी कि कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, तो अभी यूनिट नहीं आई है, यूनिट अब आएगी। कंसंट्रेशन होता है मोल लीटर इनवर्स और इस पूरे की पावर आपको निकालनी है 1 माइनस n, और टाइम की पावर जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। तो बच्चों जनरली के की यूनिट ये आती है, और यहाँ पर आपका जो n है वो है अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये यूनिट अलग अलग आएगी। तो बच्चों फॉर जीरो ऑर्डर के लिए तो ये आपके बेसिक यूनिट आती है, आधारभूत इकाई, ये आपका जनरल फॉर्मूला है यूनिट निकालने का। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको यूनिट निकालनी है, इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी के की यूनिट। तो देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, कोटि क्या होती है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको बस शून्य कोटि की अभिक्रिया याद रखनी है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू आपको जीरो रखना है, और जब यहाँ n इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये पावर 1 हो जाएगी। तो k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स और इस पूरे की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो आपके पास यहाँ यूनिट निकल के आती है बच्चों मोल लीटर इनवर्स, 1 में से 0 गए तो 1 ही बचेगा, इसलिए मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये आती है जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास के की यूनिट, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के की यूनिट आएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1, और जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो बच्चों k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1, n की जगह 1 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो 1 में से 1 गया तो 0, और किसी की भी पावर जब 0 होती है तो वो पूरा 1 बन जाता है। 1 में से 1 गया तो 0, तो आपके पास निकल के आता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 सेकेंड इनवर्स, और इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं बच्चों 1 बोल सकते हैं। तो आपके पास के की जो यूनिट आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो ओनली सेकेंड इनवर्स है, यानी कि टाइम इनवर्स है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन में सेकेंड इनवर्स दिया जाए, आपको मिनट इनवर्स भी दे सकता है, आपको हावर इनवर्स भी दे सकता है। आपको के की यूनिट से पता लगाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी तरह अगर आपको निकालना है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू आपको 2 रखना है, और जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आपके पास निकल के आता है बच्चों के की जो यूनिट निकल के आएगी वो आएगी मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 एंड सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो आपके पास यूनिट आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ये आपके के की यूनिट आती है सेकेंड ऑर्डर के लिए, यानी कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए। सेकेंड ऑर्डर मतलब द्वितीय कोटि के लिए। तो बच्चों इस तरह आप किसी भी अभिक्रिया के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप आसानी से के की यूनिट देख लोगे तो आसानी से आप किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर निकाल सकते हो के की यूनिट से। अगर के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर है। अगर के की यूनिट सेकेंड इनवर्स है ओनली तो आप कह सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर के की यूनिट मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है तो आप कह सकते हो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो बच्चों जो ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप के की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू रख देना जो भी ऑर्डर आपको पूछा जाए।
तो बच्चों अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।